नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति पटना उच्च न्यायालय में है। हमारे साथ अतुल जी हाईकोर्ट के एडवोकेट साहब हैं। आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी, साथ ही आज एलपीए केस की सुनवाई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही हम एनआईओएस मुद्दा के ऊपर भी बात करेंगे और एक और ये भी है टीआरई 3 में स्कोर कार्ड पे क्या करना है, बिना स्कोर कार्ड वाले को क्या करना है, क्या सप्लीमेंट्री के लिए क्या वो कर सकती है, नहीं कर सकती। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हाईकोर्ट के वकील साहब अतुल जी है। आप लोग बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है। सबसे पहले हम 17वीं से स्टार्ट करेंगे। 17वीं बीपीएससी को लेकर क्या चली है आज? बिल्कुल, आज 17वीं बीपीएससी को लेकर के कोर्ट नंबर 14 में अरविंद चंदेल जी के खंडपीठ में आज मामला लगा हुआ था और सीरियल 1 पे जो है मामला लगा हुआ था, जिसकी सुनवाई सुपर सीनियर एडवोकेट वैवी गिरी जी कर रहे थे और लगातार लगभग 1.5 घंटे की प्रोसीडिंग हुई। उसमें तमाम चीज़ों पे, पहलुओं पे नज़र गराया गया और तमाम चीज़ों से अवगत कराया गया ऑनरेबल जस्टिस को। मैंने देखा, इस सुनवाई के दौरान मैंने देखा कि बृहद पैमाने पे जो भी इस परीक्षा में जो भी मतलब एक पैमाना नहीं हो सकता है, मैं कह सकता हूँ लगभग मतलब बहुत सारे मतलब 30-35 ऐसे पैमाने हैं जिसके अनुरूप ये बहुत बड़ी धांधली कह सकते हैं हुआ है। और ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा ऐसा लग रहा था सोची समझी रणनीति के साथ इसको कंडक्ट कराया गया। इस तमाम पॉइंट्स को उजागर किया गया ऑनरेबल जस्टिस के सामने। मैंने देखा कि बहुत सारे इसमें टेक्निकल चीज़ भी हैं कि एग्ज़ाम से पहले 13 तारीख को जो एग्ज़ाम था उससे पहले भी लगभग जो है 10,000 जो स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड चेंज किया गया। और उसके बाद जो बापू परीक्षा केंद्र है वहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पे तरह तरह के टाइप का जो उसमें जो लूपहोल्स पाया गया, जिसको लेकर के वहाँ की परीक्षा को कैंसिल किया गया। और ऑनरेबल जस्टिस इस बात को भी वहाँ पे माने कि आखिर धांधली हुई तब जाकर के उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को कैंसिल किया गया। आखिर धांधली हुई और परीक्षा 12 से 2 बजे तक था, लेकिन 1:04 पे जो सोशल मीडिया एक्स है उस पे क्वेश्चन वायरल होने लगा। सोशल मीडिया एक्स पे, जो ट्विटर के समकक्ष जो बनाया गया है एक्स पे। जी बिल्कुल, डैट मीन्स जब OMR सबमिट होने से पहले यदि क्वेश्चन कहीं भी लीक हो जाता है, डैट मीन्स ये क्वेश्चन लीक माना जाएगा। और ये एक ही सेंटर बापू परीक्षा केंद्र की बात नहीं है, सिवान से है, जमुई हाई स्कूल से है, मतलब बिहार के तमाम जगह पे। और एक सिवान से एक मामला आया कि जहाँ पे एक ही बाथरूम से 4 लड़कियाँ जाती है बाथरूम में और लगभग 15-20 मिनट के बाद निकलती हैं। और उससे एक कयास लगा जा रहा है कि एक बाथरूम में 4 लड़कियाँ क्यों गई, एक साथ क्यों गई और 15-20 मिनट के बाद। इससे क्वेश्चन लीक का मामला जोड़ा जा रहा है। बाथरूम में हो सकता है कि पढ़ाया जा रहा हो या फिर जो भी पेपर पहले से रखा गया हो, इस तरह के और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट। बिल्कुल। और स्मार्ट वॉच लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी चले गए थे, कई लोग फ़ोन लेकर चले गए थे। और कहीं का मामला ये है कि जो जैमर लगा होता है, जो परीक्षा केंद्र में जैमर लगा होता है, वहाँ जैमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। कहीं पे लाइट कट गई तो कहीं पे क्वेश्चन का जो सील फटा मिला। इन तमाम चीज़ों पे जो है वहाँ पे चर्चा है। लगभग 1.5 घंटा का प्रोसीडिंग हुआ, जिसमें तमाम तरह के रूल और रेगुलेशन, आर्टिकल 14 और 16 का भी हवाला दिया गया। हमारे जो जस्टिस थे उसको कंसर्न में लिए, तमाम चीज़ों को बारीकी से किए। उसके बाद जो सरकार के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने अपनी बात रखा, लेकिन तमाम चीज़ों को समझने बूझने के बाद जो ऑनरेबल जस्टिस अरविंद चंदेल जी हैं उन्होंने जजमेंट को सेकेंड हाफ तक के लिए रिजर्व रख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि 26 तारीख को बीपीएससी की ओर से कहा जा रहा है कि जो प्री का जो है रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन इस बीच कोर्ट ने जो तमाम जो काउंटर जो बता रहे थे जो सरकार का एडवोकेट, उससे काउंटर एफिडेविट के जरिए उनको फाइल करने के लिए कहा गया है। जी, अब हम बात कर लेते हैं ये 17वीं के लेकर अभी आप जो भी ये जानकारी दे रहे थे, एलपीए की क्या सिचुएशन है? जो एलपीए जो आज सुनवाई होने वाली थी, इसकी क्या कुछ चल रहा है एलपीए के? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोर्ट नंबर 1 में इसकी सुनवाई चलेगी चीफ जस्टिस के बेंच में। और चीफ जस्टिस तो कल ही उनका विदाई समारोह हुआ, फिर चले गए और एक्टिंग जज के रूप में जस्टिस आशुतोष जी बाबू बने हैं। तो उनकी सुनवाई 34-35 सीरियल पे है। अभी शायद जब तक वीडियो आप बना रहे हैं तो लगभग 25 सीरियल तक सुनवाई हुई है, 34-35 सीरियल पे है। निश्चित रूप से यहाँ पे सुनवाई के बाद एक डेट ही मुकर्रर होगा, जहाँ तक हमको लगता है।
जी। चलिए, एनआईओएस को लेकर क्या है अपडेट कि सर एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट हैं, एनआईओएस वाले दर दर अभी भी भटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ होने के बावजूद आप देखेंगे कि अभी तक उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। लोग 1-1 रुपया जमा करके सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े लोग एडवोकेट रखते हैं कि हम लोग के फेवर में अगर जजमेंट आता है तो शायद हमारी ज़िंदगी जो है वो एक सही वे में चलने लगेगी, हमारी जॉब जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। और जब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा जजमेंट आता है उसके बाद भी आप देखेंगे कि कुछ अभी तक धरातल पर उनको देखने को नहीं मिल रहा है। 1 की बात करें, 2 की बात करें, यहाँ तक 3 की बात करें, या फिर 4 में भी ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक कि सर मिल रही है उन लोगों की जजमेंट में से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे पहले आपने मेरा बाइट लिया था तो मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि जो जजमेंट की कॉपी है एक एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आप जो बीपीएससी चेयरमैन के ऑफिस में दीजिए। बिहार सरकार को जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, आप किससे कर रहे हैं? स्टूडेंटों से? स्टूडेंट हो या फिर आप जो भी पक्षकार का एडवोकेट हो, उन तमाम लोगों को मैंने कहा है कि आप वहाँ दीजिए, उसका बाकायदा रिसीविंग लीजिए, उस पर उसका जवाब क्या रिएक्शन क्या आता है। रिएक्शन यदि आपके अपोजिट आता है तो निश्चित तौर पे आप कंटेम्प्ट फाइल कीजिए, सरकार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट फाइल कीजिए, चाहे बीपीएससी चेयरमैन हो या बिहार की जो एडिशनल चीफ डायरेक्टर हो, सभी के खिलाफ कंटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस जो है गवई जी का डबल बेंच का जो डिवीज़न बेंच होता है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च फैसला सर्वोच्च होता है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानेगा तो जो लॉ में प्रोविज़न है कंटेम्प्ट का, और वो कंटेम्प्ट बिल्कुल उस पर लागू होगा और उसको जो भी लेवल चीज़ें होगी उसके साथ जो प्रोसीडिंग होगी की जाएगी। जी, क्या ये जो 1-2 में जैसे कि बहुत सारे 1 में आप देखेंगे कि रिजल्ट प्रकाशित बहुत सारे लोगों को कर दिया गया था। जब काउंसलिंग की बात आई तो कहा गया कि तुम लोग का जो डिग्री जो है वो गलत है, तुम लोग को हम जो है नौकरी नहीं दे सकते हैं। वैसे भी सैकड़ों स्टूडेंट हैं सर, कल भी वैसे हमारे पास 2 स्टूडेंट यहाँ पे कोर्ट में मिले थे। क्या उनके लिए क्या है, या फिर 2 वाले के लिए क्या है? जो 2 में बहुत सारे लोग बैठे भी थे, भर भी दिए थे, सब कुछ दिए, उसके बाद उनका भी रिजल्ट नहीं दिया गया। 3 में तो खैर आवेदन ही नहीं कर पाए थे। तो इन लोग की क्या सिचुएशन? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि अब TRE 4 आएगी या 5 आएगी इससे मतलब नहीं। आपने उस एग्ज़ाम में अपेयर किया है, बाकायदा आप कट ऑफ मार्क को भी पार किया है, तो अब कुछ लूप हॉल्स के कारण, सरकार की गलती के कारण, जजमेंट को मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण आप लोगों को वंचित कर दिया गया है। आप हुए नहीं, आपको कर दिया गया है। तो निश्चित रूप में आपके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट का। और कोर्ट में आप रीट फाइल कीजिए अपने हक और अधिकार के लिए। मैं तो बता रहा हूँ साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आइए, किसी के पास भी जाइए, अपने अधिकार के लिए रीट फाइल कीजिए और सरकार से रली जीत आपके साथ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके पक्ष में है, सारा चीज़ आपके पक्ष में है। तो फिर जो भी संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 14 और 16, जो भी लोक नियोजन में समान भागीदारी की जो बात कही गई है, उसके साथ आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से रीट फाइल करें। आपकी इस मैटर में मैं कह सकता हूं कि जीत 100% सुनिश्चित है। क्योंकि कोर्ट में किसी भी मामले में आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका ये मामला है कि आप एग्ज़ाम दिए, आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, या TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया लेकिन उसका काउंसलिंग नहीं कराया गया, इस मैटर में मैं कह रहा हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ, इसमें यदि आप रीट फाइल करें, बिल्कुल स्वीटी बिल्कुल जीतेगी, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ। अभी 3 को लेकर क्या है? 3 में लोग तो कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री आएगी, अब तो मिनिस्टर साहब भी कंफर्म कर दिया कि भाई कोई सप्लीमेंट्री नहीं आने जा रहा है। 4 की तैयारी में लोग जुट गया है, विभाग जुट गया है। तो क्या 3 वाले क्या करें? इंतजार करें कि गवर्नमेंट अपने से देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो हम 4 में जाएंगे? क्या उसका तुक बन रहा है कि भाई हम कोर्ट का शरण ले सकें? जो भी देखिए, 3 सप्लीमेंट्री जितने भी सीटों पे रिक्रूटमेंट आती है, ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि तमाम सीटों को हम फुलफिल करें। क्योंकि यहाँ मेरिट की बात है, आपने कटअप निर्धारित किया है ना, यदि मिनिमम कटअप निर्धारित किया है, यदि आप कटअप निर्धारित नहीं करते तो फिर जो भी सरकार करे चलता, लेकिन आपने कटअप निर्धारित किया कि इतना क्वालिफाई करने के बाद उसको योग्य माना जाएगा। अब उसके बाद जो मेरिट में आएंगे ऊपर से उठाया जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि भाई जो भी सीट बच रहा है और तब तक उसको फिल करना है, उतने चरण में नीचे तक जाना है जब तक कि हमारी सीटें फुल ना हो जाए तब तक। ये तो फिर आपके पक्ष में सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको रीट विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि कोई सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा। अब विज्ञप्ति भी शायद TRE 3 का जो है उसमें आप देखे होंगे, उसमें स्पष्ट तरीका से लिखा गया है कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। 1 में दिया गया था, कोई जिक्र नहीं था तो दी,
लगभग सीट तो हज़ारों की संख्या में था, लेकिन 25 तो मात्रा में सप्लीमेंट्री दी, 2 में कुछ नहीं दी, 3 में तो स्पष्ट तरीका से लिख दिया है कि कोई सप्लीमेंट्री नहीं दे रहा है। तो क्या ये कोर्ट की तरफ से तुक बन रहा है कि कोर्ट भाई कहे तो बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता है? फिर कटअप आप क्यों निर्धारित किए हैं कि जो भी है कि 40% मार्क्स जो लाएंगे वो उसको क्वालिफाई माना जाएगा? ये कटअप क्यों निर्धारित किए हैं? फिर कटअप का तो होना ही नहीं चाहिए था ना। जब आप कटअप निर्धारित किए हैं डैट मीन्स आपको जो कटअप क्वालिफाई किया है वहाँ तक लेना पड़ेगा जब तक आपका सीट पूरा फुल नहीं हो जाता है। तो ये आपका राइट बनता है, आप कोर्ट में केस फाइल कीजिए। एक तरफ स्कोर कार्ड का स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्कोर कार्ड दिया ही नहीं जा रहा है कि न स्कोर कार्ड रहेगा ना ही लोग कोर्ट जाएंगे। लेकिन क्या बिना स्कोर कार्ड के तुक बन रहा है कि कोर्ट केस हो सके? बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं बिना, जब आप स्कोर कार्ड, यही तो बात है ना, स्कोर कार्ड की मांग कीजिए ना। हाँ। आरटीआई कीजिए, उसका जवाब क्या आता है, और तमाम परीक्षाओं में स्कोर कार्ड दिया जाता है। आपको क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये आप लोग सभी लोग भली भांति समझ रहे होंगे क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपके अधिकारों से आपको वंचित करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। जाते जाते उन स्टूडेंटों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 70वीं हो या फिर ये LPA वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, या फिर आप देखेंगे कि NIOS वाले कैंडिडेट है, TRD 3 वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खासकर NIOS? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग अपने अधिकारों से बिल्कुल परिचित हैं। जहाँ भी आपके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, उसके लिए कोर्ट आइए, कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़िए, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट में जस्टिस होता है, न्याय होता है। न्याय के साथ हम सभी लोग जो एडवोकेट समुदाय हैं, चूँकि कहा जाता है कि एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ जस्टिस, हम लोग न्याय का खंभा है, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, आपको न्याय मिलेगी। 4 पिलर हमारे जो कहा जाता है कि हमारे संविधान में जो है वो 4 ऐसे पिलर है जिस पे ये हमारा जो है पूरा देश टिका हुआ है। चारों का थोड़ा नाम? जी बिल्कुल, चौथा स्तंभ कार्यपालिका न्यायपालिका, इसमें जिसमें है कि आप भी हैं, उसमें भी है। चौथा स्तंभ में आप हैं, बहुत आपकी भी बहुत भूमिका है, जो अंतिम छोर तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं, उसका सवाल लेते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं क्या कुछ गलत हो रहा है। तो आपको भी बहुत संविधान का आप दूसरा स्तंभ हुए, बिल्कुल, कार्यपालिका न्यायपालिका, आप न्याय दिलवाने वाले हैं। तो देखिए संविधान का ये दूसरा स्तंभ है, और चलिए हम लोग को भी चौथा स्तंभ में शामिल किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को भी और वकील साहब को भी धन्यवाद। देखिए मैं हर वो प्रश्नों का जवाब रखने का प्रयास किया जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था पटना उच्च न्यायालय से। विशेष जानकारी के लिए बस जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।